नमस्कार साथियों, वेलकम टू दिसुरी क्लासेज। चलिए आज की इस क्लास में हम देखिए एक नए सिरे से बात करने वाले हैं। इससे पहले जो आपको चतुर श्रेणी का जो मॉडल पेपर मिल रहा था, उस मॉडल पेपर में हम जो है सिर्फ जीके के क्वेश्चन की ही बात कर रहे थे, राजस्थान जीके से संबंधित, ठीक है ना। इस क्लास में अब आज से हम बात करने वाले, आज ये जो है आपको फर्स्ट मॉडल पेपर मिल रहा है, सारा का सारा मिक्स पेपर मिल रहा है, मतलब हम मिक्स क्यूज करने वाले हैं अभी, ठीक है। मिक्स क्यूज कैसे करेंगे, तो देखो इसमें जो है आपके 5 क्वेश्चन हिंदी के रहेंगे, 5 इंग्लिश के रहेंगे, और बाकी जो राजस्थान का सामान्य ज्ञान है, जैसे कि ज्योग्राफी के 5 हो गए, कला और संस्कृति के 5 हो गए, पॉलिटिकल के 5 हो गए, ठीक है ना। इस प्रकार से क्वेश्चन रहने वाले हैं। इसके अलावा साइंस के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे और कंप्यूटर के भी 5 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, ताकि ये सारे सब्जेक्ट जो है आपके कंप्लीट हो जाए, क्योंकि राजस्थान का जितना भी सामान्य ज्ञान था लगभग वो पूरा पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब जो है हम बात करेंगे सारे के सारे पूरे के पूरे जो सब्जेक्ट है आपके, उन सभी सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए सभी का कंबाइंड मिलाकर, मतलब सभी को मिलाकर जो है हम क्या करेंगे, मिक्स तरीके से क्यूज करने वाले हैं, ठीक है। ये सारी क्लासें आज जो है आपको कंप्लीटली देखना है, आज से शुरू हो जाना है साथ में, और आज ही इसका फर्स्ट मॉडल पेपर जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ठीक है ना। और इस टाइप से ही कुछ जो है एग्जाम में आपको 18 सितंबर को देखने को मिलने वाला है ये पेपर है, ठीक है ना। और ऐसे ही प्रश्न जो है परीक्षा में छपते हैं, तो बिल्कुल आपको पूरी पूरी क्लास को लास्ट तक देखना है। इस क्लास में हम लगभग मोस्ट इंपोर्टेंट 35 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस भी करेंगे, ठीक है। तो वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको कंप्लीटली देखने हैं, याद करने हैं, और 35 में से आप कितने सही करते हो वो आपको कमेंट करके मुझे बताना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, देखो ये इसमें जो है सारे सब्जेक्ट रहेंगे आपके, ठीक है। सामान्य हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के भी रहेंगे, और सामान्य ज्ञान में भूगोल के भी रहेंगे, ठीक है। इतिहास, कला और संस्कृत जो है राजस्थान के, उसके क्वेश्चन रहेंगे, भारतीय संविधान और ये सारे जो राजनीतिक व्यवस्था वगैरह दे रखी राजस्थान के संदर्भ में, इसके भी क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। ये सामान्य विज्ञान के क्वेश्चन रहेंगे और बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चन रहेंगे। अब बचे हुए दो जो टॉपिक है कौन कौन से, एक तो समसामयिकी और एक बचा हुआ आपके सामान्य गणित। इसको हम बाद में भी कर लेंगे, ठीक है, कि इसको भी छोड़ेंगे नहीं, इसको भी क्वेश्चन जो है करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल जो है करंट अफेयर नहीं करना है। करंट अफेयर जब लास्ट एक मंथ बचेगा उस समय मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं क्लास। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ देखिए ध्यान से, किस शब्द में भाववाचक संज्ञा है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। भाववाचक संज्ञा कौन से शब्द में है? ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, गाय, होली, हिमालय और मित्रता। फटाफट जल्दी से आप मुझे कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। भाववाचक संज्ञा किसमें है, कौन से वर्ड में भाववाचक संज्ञा है, जल्दी से बताओ फटाफट। बिल्कुल आपकी तरफ से कमेंट आ रहा है भाई, बहुत बढ़िया। इस तरीके से कमेंट लग रहा है कि जिस तरीके से आप आंसर कर रहे हो, लग रहा है आपका सिलेक्शन 100% होने वाला है, ठीक है। बिल्कुल बहुत बढ़िया आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। मित्रता बिल्कुल सही है, मित्रता यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही रहेगा, ठीक है। मित्रता, मित्रता में भाववाचक संज्ञा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से निरर्थक शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। निरर्थक जो शब्द लिखा हो उसका संधि विच्छेद करना है, ठीक है। ऑप्शन देखा लिखा हुआ है, नीह प्लस अर्थक, नीरा प्लस अर्थक, नीर प्लस अनंतक, या फिर नीह प्लस अर्थक। जल्दी से बताओ कौन सा करेक्ट होगा निरर्थक का संधि विच्छेद। निरर्थक का संधि विच्छेद क्या होगा, फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होने वाला सही ऑप्शन इसका। बिल्कुल आंसर आ चुका है आपकी तरफ से। निरर्थक का संधि विच्छेद होगा नीह प्लस अर्थक। देखो नी की मात्रा जो है वो छोटी रहेगी इसमें, ठीक है। यहाँ पे नी की मात्रा बड़ी लिखी हुई है, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों तो है ही नहीं इसमें, तो कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पर भी हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इस क्वेश्चन का सही रहेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, नेक्स्ट लिखा हुआ है, मंदाकिनी व जाह्नवी इसके पर्यायवाची शब्द हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मंदाकिनी और जाह्नवी जो है वो किसके पर्यायवाची शब्द पूछे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। बिजली, गंगा, यमुना या धरती, फटाफट बताओ जल्दी से। मंदाकिनी किसे कहा गया अभी, जल्दी से देखो क्या होगा सही ऑप्शन इसका। मंदाकिनी और जाह्नवी किसके पर्यायवाची शब्द है। बिल्कुल थर्ड का करेक्ट ऑप्शन रहेगा हमारा क्या, गंगा। ये तो दोनों ही जो है किसके, गंगा के पर्यायवाची शब्द है, यानी कि यहाँ पे बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में शुद्ध वर्तनी युक्त शब्द कौन सा है। शुद्ध शब्द ढूंढना आपको इसमें, वर्तनी एक अकॉर्डिंग शुद्ध शब्द कौन सा है वो पता लगाना, ठीक है। सुन दे रखा है यहाँ पे देखो, चतुर्थ, व्युत्पत्ति, पैतृक या विस्मरण। देखो चतुर्थ ऐसे नहीं लिखते, चतुर्थ ये गलत लिखा हुआ है। चतुर्थ कैसे लिखते हैं, ऐसा लिखो देखो, चतुर्थ ऐसे लिखा जाता है, र की मात्रा थ के ऊपर आती है, ठीक है, तो गलत हो गया। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में भी यू की मात्रा छोटी, ये भी गलत है, ठीक है। पैतृक भी गलत लिखा हुआ है। यहाँ पे बच्चा कौन, विस्मरण। विस्मरण यहाँ पे करेक्ट होगा, क्या होगा, विस्मरण यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। चलिए तो डी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा सही होगा। फिर देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 5th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है,
अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ क्या है? अंगारों पर पैर रखना मुहावरे का अर्थ बताना है आपको। जानबूझकर खतरे का काम करना, होली के अवसर पर किए जाने वाले कृत्य, संभव काम करना या फिर नखरे करना। बताओ जल्दी से क्या होने वाला सही ऑप्शन इसका? फिफ्थ का करेक्ट ऑप्शन क्या रहेगा? अंगारों पर पैर रखना। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? जानबूझकर खतरे का काम करना। बिल्कुल सही है, जानबूझकर खतरे का काम करना, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए देखो यहाँ से शुरू होते हैं इंग्लिश के क्वेश्चन। आपके हिंदी के क्वेश्चन 5 कंप्लीट हो गए। अब बात कर रहे हैं हम यहाँ पर कौन से? इंग्लिश के क्वेश्चन। ठीक है, तो इंग्लिश के क्वेश्चन देखो क्या और कैसे लिखे हुए हैं। देखो लिखा हुआ है यहाँ पे, एट 8 PM नाइट सोनू इन द ब्लैंक वॉश द डिजीज। अब इसमें कह रहा है कि सोनू जो है आज शाम को, टू नाइट मतलब आज शाम को, टू नाइट का मतलब क्या होता है? आज शाम को। आज शाम को सोनू क्या करेगी? 8 बजे जो है वॉश करेगी, यानी धोएगी। किसको धोएगी? डिसीज जो है उसको धोएगी। ये फ्यूचर की बात करें, धोएगी, अभी धोई नहीं है उसने, ये फ्यूचर की बात की जा रही है। फ्यूचर में क्या चीज आती है? देखो फ्यूचर में ये तो वॉश थर्ड फॉर्म तो हो ही नहीं सकती, एंड फ्यूचर में आता ही नहीं, ये कट जाएगा ऑलरेडी। वॉच भी पास्ट में आता तो ये भी कट जाएगा। बचा कौन यहाँ पे? विल बी वॉशिंग, विल बी शी, क्योंकि सोनू जो है शाम 8 बजे डिश वॉश कर रही होगी। ठीक है, ये ऑप्शन होगा यहाँ पे हमारा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल हमारा करेक्ट रहेगा। सब्जेक्ट प्लस विल एस एल प्लस बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये वाला फार्मूला यहाँ पे लगा है। यानी कि ये जो यूज हुआ वो हुआ किसका? फ्यूचर। कौन सा टेंस इसमें यूज हुआ है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस जो है वो इसमें यूज हुआ है, और टेंस के अकॉर्डिंग ये वाला सेंटेंस बना हुआ है। ठीक है, ये ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, इन द गिवन सेंटेंस अफर्मेटिव टू नेगेटिव। इसमें क्या करना है हमें? अफर्मेटिव टू नेगेटिव बनाना, मतलब जो पॉजिटिव बना हुआ है उसको नेगेटिव बनाना है। ठीक है, लेकिन अर्थ चेंज नहीं होना चाहिए। अफर्मेटिव टू नेगेटिव जब बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए, ये ध्यान रखना साथ है। ठीक है, ये सेंटेंस लिखा हुआ देखो यहाँ पे, इट इज अ यूनिक आइटम। इट इज अ यूनिक आइटम, यानी कि यह एक अद्भुत आइटम है, यह एक अद्भुत चीज है। ठीक है, यूनिक आइटम कहा गया है यहाँ पे। इट इज अ यूनिक आइटम। ऑप्शन देख क्या लिखा हो देखो यहाँ पे, इट इज नॉट अ यूनिक आइटम। यहाँ तो कह रहा है कि यूनिक आइटम नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेगेटिव बनाना है लेकिन मीनिंग नहीं बदलना चाहिए इसका। मीनिंग यही रहना चाहिए कि ये एक यूनिक आइटम है। ठीक है, तो यहाँ पर तो ये नेगेटिव बन जाएगा, ये मीनिंग हो ही नहीं सकती। फिर लिखा हुआ इट इज नॉन यूनिक आइटम, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये सभी नॉन नेगेटिव की बात की जा रही है। लेकिन नेगेटिव ही बनाना, लेकिन मीनिंग चेंज हो रही है, मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। फिर लिखा हुआ देयर इज नो आइटम लाइक दिस, ये हो सकता है। तब ये कह रहा है कि जो ये जो आइटम यहाँ पे बताई गई है, इस आइटम जैसी इसके अलावा दूसरी कोई आइटम नहीं है। तो बिल्कुल ये यूनिक बताई, इसको यूनिक बताया गया है ना, मतलब इसकी जैसी वो दूसरी कोई नहीं है, सीधी सी बात तो ये। तो ये बात जो है वो बिल्कुल सही लग रही है। फिर देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, देयर इज नॉट यूनिक आइटम, ये गलत है। तो बचा वो ऑप्शन कौन सा बचा हमारे पास में? सी वाला ऑप्शन, देयर इज नो आइटम लाइक दिस, मतलब इसके जैसी और कोई आइटम नहीं है, तो ये आइटम अद्भुत होगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस। अब इसमें क्या करना है आपको? एक्टिव वॉइस से लेकर पैसिव वॉइस में इसको चेंज करना है। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का रूल होता है कि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना वगैरह आपको पता होगा आपने क्लासों के अंतर्गत, तो उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करना है। तो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट सेंटेंस लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट हो गया, दे ग्रो, वर्ब दे रखी है, दीज फ्लावर्स ये हो गया ऑब्जेक्ट, और ये आपके एडवर्बियल हो जाएगी इन बेंगलोर। ठीक है, मतलब लिखा हुआ है कि दीज दे ग्रो दीज फ्लावर्स इन बेंगलोर, कि उन्होंने ऐसे जो फ्लावर्स हैं वो बेंगलोर में ग्रो की, उगाए, मतलब ग्रो करने का मतलब उगाए। तो ये तो हो जाएगा आपका एस सब्जेक्ट हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगी आपकी वर्ब। ठीक है, और ये जो दीज फ्लावर्स लिखा हुआ है ना, ये वाला, ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। और ये जो बचा हुआ है इन बेंगलोर, ये प्लेस की बात की गई, मतलब ये एडवर्बियल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक प्रकार का एडवर्बियल हो जाएगा। ठीक है, एडीवी, एडवर्बियल। अब हमें क्या करना है? एडवर्बियल को तो फिलहाल ऐसे कैसे रहने दो, चेंज किसको करना है? सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इसको चेंज करके फिर हमें क्या करना है? एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलना है। ठीक है, तो देखो इसमें जो है क्या होगा, हमें यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बना हुआ होना चाहिए, यानी कि ऑब्जेक्ट क्या है? दीज फ्लावर्स पहले आने चाहिए। देखो सब जगह आ रहे हैं दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स, दीज फ्लावर्स, बिल्कुल सही है। तो ठीक। फिर क्या होता है हमें कि वर्ब जो है ना, वर्ब को भी चेंज करना पड़ता है, यानी कुछ हेल्पिंग वर्ब्स का भी प्रयोग होता है इसमें। तो ये जो सेंटेंस दे रखा है वो दे रखा है आपके किस में दे रखा है? जरा ध्यान से एक बार पढ़ो इसको, किस में दे रखा है ये? हाँ, प्रिंसिपल में दे रखा है। प्रिंसिपल को चेंज करोगे तो किसमें बनेगा?
इज आर एम में से कोई भी एक प्रयोग होगा। देखो यहाँ पे इज आर एम है क्या, इसमें नहीं है इज आर एम, तो ये हट गया। इसमें भी वर लिखा हो तो वर आएगा ही नहीं, ये हट गया। इसमें भी आर है, इसमें भी आर है, ये दोनों हो सकते हैं, दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। फिर बिंग तो यहाँ पे आता नहीं है, बिंग तो आपके इज आर एम होता तो उसको चेंज करते तब आता है बिंग, तो बिंग तो यहाँ पे आएगा नहीं, तो ये ऑलरेडी हट गया। बचा हुआ कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, देखो ये रहा, थर्ड फॉर्म बन गई, वर्ब भी थर्ड फॉर्म, फिर बेंगलोर ऐसे कैसे आ जाएगा। यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल इसका सही रहेगा। ठीक है, लिखा हुआ है कोई डी ऑप्शन में, देखो ध्यान से एक बार पढ़ लेते हैं। दीज फ्लावर्स आर ग्रोन इन बेंगलोर, ये फ्लावर जो है वो बेंगलोर में उगाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 9th नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, फुटबॉल इज मोस्ट पॉपुलर स्पोर्ट इन द वर्ल्ड। अब पूरे वर्ल्ड के अंतर्गत जो है फुटबॉल को मोस्ट पॉपुलर बताया, मतलब वर्ल्ड में तुलना की गई, इसकी कंपैरिजन किया गया है पूरे वर्ल्ड के साथ में, मतलब यहाँ तक ना दो से अधिक के साथ अगर तुलना की जाती है, एक के साथ तुलना होती है ना, दो के आपस में, अब दो के आपस में तुलना होती है तब जो है आपकी कंपेरेटिव डिग्री लगती है, अदरवाइज सुपरलेटिव डिग्री लगती है। तो सुपरलेटिव डिग्री यहाँ पे मोस्ट ऑलरेडी आ रखा है, मोस्ट आ रखा था, मोस्ट सीधा सा कौन आता है, द आता है, सीधी सी बात है यहाँ पे, आर्टिकल आता है मोस्ट के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ में, तो ये मोस्ट जो है वो सुपरलेटिव डिग्री को बता रहा है यहाँ पे, सीधा सा क्या आएगा यहाँ पे आपके आ जाएगा, तो सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी ए और एन का प्रयोग तो आपको पता होगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में प्रयोग होता है, किसका, ए और एन का। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इंग्लिश का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, उस द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। अब ये हिंदी में जो लिखा हुआ है इसको आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताना है, ऐसे भी क्वेश्चन आपके आएंगे, ठीक है, सिलेबस में दे रखा है। क्वेश्चन लिखा हुआ है कि देखो गलतियां निकालना आसान है, इसको इंग्लिश में आप कैसे कहोगे, तो लिखा हुआ देखो आप, इट इज हैज बीन इजी टू फाइंड फॉल्ट, हैज बीन कहां से आ गया भाई, हैज बीन तो आएगा ही नहीं इसमें, तो गलत हो जाएगा। सिंपल की बात की जाए तो बच्चे सिंपल में जवाब देना आपको इसमें। ठीक है, देखो यहाँ पे फिर क्या हुआ यहाँ पे, जेंड्रिम्स यू इज, ये भी गलत है, ये तो कोई अलग ही लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका कोई मीनिंग ही नहीं है यहाँ पे। इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, ये हो सकता है, फॉल्ट कैंट द कॉली डूइंग, ये भी गलत है। यहाँ पे सीधी सी बात क्या लिखा हुआ है सर, यानी इट इज इजी टू फाइंड फॉल्ट, फॉल्ट ढूंढना बहुत इजी होता है, गलतियां निकालना आसान है, बिल्कुल ये बात सही मिल रही है यहाँ पे हमारी। यहाँ पे क्या होगा, सी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होते हैं आपके राजस्थान जीके के क्वेश्चन, पहले जो है ज्योग्राफी के क्वेश्चन दे रखे। ठीक है, तो देखते हैं ज्योग्राफी क्वेश्चन कौन कौन से। क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से राजस्थान के किस जिले में बांका पट्टी फैली हुई है। बांका पट्टी मतलब कुबर पट्टी जो है वो कहाँ पर फैली हुई है। देखो ऑप्शन दे रखा है, भीलवाड़ा, नागौर, चूरू या सीकर। फटाफट बताओ जल्दी से, कमेंट करो जल्दी से, क्या होने वाला सही ऑप्शन इसका, बिल्कुल सही है। क्या ऑप्शन होगा यहाँ पे, नागौर। नागौर जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन रहेगा। यहाँ पे क्या है, कांकर परत जो कैल्शियम कार्बोनेट की कठोर परतें होती है, जिस वजह से क्या होगा कि शुष्क मृदा, रेतीली मृदा जो है मुख्य रूप से यहाँ पर सॉरी कौन से बात कर रहे हैं हम, हाँ भीलवाड़ा की बात कर रहे हैं, सॉरी इसमें नागौर की बात कर रहे हैं ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन लिखा बांका पट्टी की बात की जा रही, तो बांका पट्टी में देखो इसमें है क्या, ये जो क्षेत्र है ना पूरा का पूरा, इसको तूड़ी पट्टी भी कहते हैं, पॉइंट याद है, क्या कहते हैं इसको, तूड़ी पट्टी भी कहते हैं इसको, तूड़ी पट्टी भी लिखा हुआ आ सकता है, ध्यान रखना क्वेश्चन में, तूड़ी पट्टी भी लिखा हुआ आ सकता है, इसको भी आपको याद रखना। ठीक है, यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मृदा में अंकर परत स्थलाकृति पाई जाती है। अंकर परत स्थलाकृति कौन सी मृदा में पाई जाती है। ऑप्शन दे रखा, लेटेराइट मृदा, पीट मृदा, शुष्क मृदा या वनीय मृदा। अंकर परत जो मृदा होती है वो मुख्य रूप से क्या होती है, रेगिस्तानी मिट्टी आप कह सकते हो उसको, कहां पर रेगिस्तानी मिट्टी, रेगिस्तानी मिट्टी को क्या कहते हैं, शुष्क मृदा कहते हैं इसको, शुष्क कहो, या फिर आप इसको कह सकते हो रेगिस्तानी मृदा, क्या कह सकते हो, रेगिस्तानी मृदा। ठीक है, यहाँ पे हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन सी घास की प्रजाति है, घास की प्रजाति कौन सी है। सुंदर का खस, हिंदू, महुआ या कैर, तो जल्दी से बताओ घास की प्रजाति कौन सी है, बताओ फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बहुत बढ़िया बढ़िया आंसर आ रहा है आपकी तरफ से, ए ऑप्शन बता रहा हूँ घास की प्रजाति, ए ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ए ऑप्शन सही होगा, घास की प्रजाति खस है यहाँ पे। ठीक है, खस की मुख्य रूप से देखो इसको जो है ना वेटिवर भी कहते हैं, क्या कहते हैं, एक पॉइंट याद रखना, खस को जो है क्या कहते हैं, वेटिवर भी कहते हैं इसको, वेटिवर, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट, खस को वेटिवर भी कहा जाता है, बहुत जगह ये भी नाम मिल सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान रखना इसका। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है, बिहार शासक बालक राव द्वारा निर्मित करवाई गई झील कौन सी है। बालक राव ने कौन सी झील का निर्माण करवाया था। ऑप्शन दे रखा है, कोलायत, उमेद सागर, बाल सामंद या फिर एलांग। और बताओ जल्दी से, परिहार शासक है बालक राव, इनके द्वारा कौन सी झील का निर्माण करवाया गया था। बाल संबंध बिल्कुल सही है, बाल संबंध झील का निर्माण करवाया गया था, सी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है,
लिए थोड़ी सी बात करते हैं बालसमंद झील के बारे में। बालसमंद झील के बारे में डिटेल्स देखते हैं क्या है इसमें। देखो यहाँ देखना सिंपल सा कह रहा हूँ कि बालसमंद झील जो है कहाँ पर है, जोधपुर ग्रामीण के अंदर के स्थित है। ठीक है, जोधपुर के जो मंडोर मार्ग है वहां पर ये स्थित है। इसका निर्माण जो है कब करवाया गया था, तो याद रखना 1159 के अंतर्गत परियार शासक बालक राव के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1159 के अंतर्गत रखना ये। फिर है कि इस झील के मध्य में जो है एक महाराजा सूर सिंह थे। महाराजा सूर सिंह थे, उन्होंने अष्टखंबा महल भी बनाया। ये भी क्वेश्चन बहुत बड़े इंपॉर्टेंट, याद रखना। अष्टखंबा महल कहाँ पर स्थित है, याद रखना बालसमंद झील के बीच में। किसने बनाया था, महाराजा सूर सिंह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता जिले में अंकित की गई थी। सबसे पहले सर्वोच्च महिला साक्षरता झुंझुनू, जयपुर, कोटा या अजमेर? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। क्या होगा 15 का करेक्ट ऑप्शन? बिल्कुल सही है, कोटा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन है। कोटा में दर्ज की गई थी, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, आहल पुजारियों का संबंध किस लोक देवता से, लोक देवता के मंदिर से? चाहल पुजारी कौन से लोक देवता के मंदिर में होता है? बाबू जी, रामदेव जी, मेहा जी या गोगा जी? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा इसका, गोगा जी होगा। गोगा जी के मंदिर में जो है चाहल पुजारी होते हैं, तो डी ऑप्शन इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चाहल पुजारी किससे संबंधित है भाई, गोगा जी से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब चाहल पुजारियों के बारे में थोड़ी सी डिटेल्स भी देख लो साथ में। ये क्या लिखा हुआ देखो यहाँ पे, उत्तर पश्चिम में जो गोगामेडी क्षेत्र है, कहाँ पर, हनुमानगढ़ के अंदर। गोगामेडी हनुमानगढ़ के वहां पर मेला भी पड़ता है, याद रखना। ठीक है, इस समाधि स्थल पर धूरमेड़ी भी है, मतलब इसको धूरमेड़ी भी कहते हैं। गोगामेडी को धूरमेड़ी भी कहा जाता है, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना। यहाँ के जो पुजारी है वो चायल मुसलमान होते हैं, जो कि गोगा जी के चौहान वंश संबंधित जो है इनको माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो लिखा हुआ है, शंकरराव देव कमेटी की सिफारिश पर कौन सा संघ बना था? कौन सा संघ बनाया गया? शंकरराव देव समिति की सिफारिश पर ऑप्शन दे रखा, संयुक्त राजस्थान, संयुक्त वृहद राजस्थान, पूर्व राजस्थान या मत्स्य संघ? जल्दी से कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या होगा इसका। तो शंकरराव देव की सिफारिश पर जो है वो बना था कौन सा, संयुक्त वृहद राजस्थान बना था, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में क्या है। देखो ये देखो, शंकरराव देव समिति जो है इसकी सिफारिश पर 15 मई 1949 को जो है मत्स्य संघ को वृहद राजस्थान में मिलाया गया था, और फिर वो संयुक्त वृहद राजस्थान जो है वो बन गया था। इसको संयुक्त विशाल राजस्थान भी कहते हैं। ठीक है, मत्स्य संघ को मिलाने पर फिर है कि निमराना को भी जो है इसमें शामिल किया गया था। फिर इसके अलावा जो है आर के सिंहवा और प्रभु दयाल जो है वो इस समिति के सदस्य थे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, नाम याद रखना सदस्य के नाम। आजकल ऐसे क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आर के सिंहवा और प्रभु दयाल जो है वो शंकरराव देव समिति के सदस्य थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है देखो यहाँ पे, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी कौन थे? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, परमवीर चक्र से सम्मानित होने वाले प्रथम राजस्थानी। ऑप्शन दे रखा, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर शैतान सिंह, मेजर पीरू सिंह या होशियार सिंह? फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसमें, जल्दी से बताओ क्या होगा करेक्ट ऑप्शन। देखो सही ऑप्शन होने वाला है इसमें मेजर शैतान सिंह, तो मेजर पीरू सिंह। मेजर पीरू सिंह का बता रहा हूँ, बिल्कुल सही ऑप्शन है, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मेजर पीरू सिंह। ठीक है, थोड़ी सी डिटेल देख ले इनके बारे में, तो देखो मेजर पीरू सिंह के बारे में क्या डिटेल होगी यहाँ पे। ठीक है, तो देखो मेजर पीरू सिंह शेखावत जो है ये राजस्थान के झुंझुनू जिले से रहने वाले। पहली बात तो ये जिले का नाम याद रखना, कहाँ संबंधित है, ये झुंझुनू के है। ठीक है? देखो 1948 के अंतर्गत उन्होंने जो है जम्मू कश्मीर में एक तिथवाल जो क्षेत्र है वहां पर इन्होंने जो असाधारण वीरता दिखाई थी, जिस वजह से इनको ये सम्मानित किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, फूल डोल का मेला जो है वो चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक आयोजित होता है। इसका आयोजन कहाँ पर किया जाता है? याद रखना, चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक चलता है ये मेला। ठीक है, ये 5 दिन का मेला होता है ये। और ये कहाँ पर आयोजित किया जाता है? ऑप्शन दे रखा है, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बारा या जोधपुर? फटाफट बताओ जल्दी से, कमेंट करो फटाफट जल्दी से, कमेंट में कंजूसी नहीं करनी। बिल्कुल सही ऑप्शन, फूल डोल कहाँ है मेला होता है भैया? भीलवाड़ा का। कहाँ पर है? भीलवाड़ा। तो यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सूरज भवन, गोपाल भवन, नंद भवन आदि महल जो है वो किस जिले से संबंधित है? ये देखो, सूरज भवन, गोपाल भवन और नंद भवन, ये सारे किससे संबंधित है? अलवर, भरतपुर, जयपुर या बूंदी? फटाफट बताओ जल्दी से, कमेंट करो क्या होगा सही ऑप्शन इसका 20 का। ये सारे संबंधित है भरतपुर से, बिल्कुल सही है, भरतपुर से संबंधित है, यानी कि बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसका आंसर फटाफट कमेंट करके बताओ क्या होगा सही ऑप्शन। जल्दी से कमेंट करके बताओ करेक्ट ऑप्शन क्या रहने वाला है यहाँ पे, फटाफट बताओ। देखिए क्या लिखा हुआ, देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, भारत के संविधान का विचार सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? ये पॉलिटिकल के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहाँ से। ठीक है,
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, रविंद्रनाथ टैगोर, ज्योतिराव फूले या फिर एम एन रॉय? जल्दी से बताओ। संविधान का विचार जो है सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? बिल्कुल ऑप्शन बता रहे हो आप, बिल्कुल बहुत बढ़िया। डी ऑप्शन कब बता रहे हो? डी ऑप्शन में क्या है भाई? एम एन रॉय। एम एन रॉय सही है। एम एन रॉय जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे, डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल द्वारा मंत्रियों के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाती है? देखो ऑप्शन दे रखा है, अनुच्छेद 163 164 3 164 1 163 2। जल्दी से बताओ। मंत्रियों को शपथ दिलाई जाती है राज्यपाल के द्वारा की गोपनीयता की, होगा ऑप्शन यहाँ पे 164 बिल्कुल सही है। 164 सही है, लेकिन आगे देखो 164 यहाँ पे दो बार है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, कौन सा सही होगा? हाँ 164 3, 164 के भाग 3 में, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री का कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा था? कौन से मुख्यमंत्री जिनका कार्यकाल सबसे कम अवधि का रहा था? ऑप्शन दे रखा है, श्री जगन्नाथ पहाड़िया, हरिदेव जोशी, हीरालाल देवपुरा या फिर बरकतुल्ला खान। सबसे कम समय तक मुख्यमंत्री रहे थे भी, कार्यकाल बहुत कम रहा था। बिल्कुल सही ऑप्शन है देवपुरा। हाँ हीरालाल देवपुरा, श्री हीरालाल देवपुरा, सी ऑप्शन यहाँ पे हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है जस्टिस फॉर द जज इन ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, याद रखना। जस्टिस फॉर द जज एंड ऑटोबायोग्राफी के लेखक कौन है? स्टार लगा दो इस क्वेश्चन को, ये देखने को मिलेगा आपको एग्जाम में। ठीक है, अमृत माथुर, रंजन गोगोई, संदीप शाह या नमित गोखले, कौन है इसके लेखक? बिल्कुल सही भाई, रंजन गोगोई इसके लेखक है। बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आंसर कर रहे हो तो लग रहा है 100% आपकी तैयारी बहुत शानदार है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तहसीलदार की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है भाई? ऑप्शन दे रखा है, जिला कलेक्टर, राजस्व मंडल, उत्खंड अधिकारी या फिर राज्य सरकार। जल्दी से बताओ, तहसीलदार की नियुक्ति कौन करता है? राजस्व मंडल, बिल्कुल सही है। राजस्व मंडल के द्वारा तहसीलदार की नियुक्ति की जाती है, यानी कि बी ऑप्शन इसका हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को, यहाँ पे साइंस के क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, यहाँ से जो है ये आपके साइंस के क्वेश्चन शुरू हो गए। ठीक है, लिखा हुआ है लोहे पर जिंक की परत को चढ़ाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं भाई? जंग लगाना, उदासीनीकरण, क्रिस्टलीनीकरण या फिर यशदलेपन। जल्दी से बताओ क्या होगा सही ऑप्शन इसका? हाँ जिंक की परत चढ़ाना लोहे पर, इसको कहते हैं यश दलेपन। क्या कहते हैं? यश दलेपन कहा जाता है, यानी कि यहाँ पे हमारा जो है डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? पारा, सोडियम, लोहा या एल्यूमिनियम? जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो जल्दी से। क्या होगा सही ऑप्शन इसका? बिल्कुल सही है, पारा। पारा यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट रहेगा इसका। ठीक है, 27 का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट लिखा हुआ है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है? सरल सूक्ष्मदर्शी जो होती है उसमें किसका उपयोग करते हैं? देखो ऑप्शन दे रखा है अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, लेंस या उत्तल लेंस। जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करके बताओ सही ऑप्शन क्या रहेगा इसका। 28 का आंसर होगा उत्तल लेंस। क्या होगा? उत्तल लेंस। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है मेंडल ने अपने प्रयोग के दौरान अभिलक्षणों के कितने जोड़े चुने हैं? 5, 7, 10 या 3? बताओ जल्दी से क्या होगा सही ऑप्शन इसका? हाँ बिल्कुल सही है, 7 जोड़े जो है डिसाइड किए थे उन्होंने, तो बी ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है? एक तो लिखा हुआ फीमर जो कि जांघ की हड्डी होती है, या रेडियस या ह्यूमरस। बताओ जल्दी से क्या होगा सही ऑप्शन है। मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है भाई? फटाफट कमेंट करो जल्दी से। बिल्कुल सही है, फीमर। फीमर यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी कि ए ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है आधुनिक कंप्यूटर की खोज सर्वप्रथम किसके द्वारा कब की गई थी? आधुनिक कंप्यूटर की खोज सबसे पहले कब की गई थी? 1949, 1951, 1946 या 1947? जल्दी कमेंट करो। 1946 बिल्कुल सही है, 1946 सही ऑप्शन होगा। यहाँ पे सी ऑप्शन जो है इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन आ गए। ठीक है, यहाँ से लिखा हुआ है कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? हिंदी नाम क्या है? गणना करने वाला, संगणक, हिसाब लगाने वाला या परिगणक? जल्दी से बताओ। बिल्कुल सही ऑप्शन है संगणक। कंप्यूटर का हिंदी नाम क्या है? संगणक, यानी कि यहाँ पे हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है
कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 5 दिसंबर, 14 दिसंबर, 22 दिसंबर या 2 दिसंबर? जैसे बताओ। कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाते हैं? 2 दिसंबर को मनाता है। बिल्कुल सही, अभी 2 दिसंबर को मनाया जाता है। ई ऑप्शन इस यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, सीपीयू की पूर्ण रूप क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म क्या है? सीधी सी बात करें तो फुल फॉर्म क्या है इसकी? है फुल फॉर्म, देखो, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रॉब्लम यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनियन, इनमें से कोई नहीं। सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, बिल्कुल सही है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये ऑप्शन यहाँ पे हमारा बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर देखो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, 1 किलोबाइट केबी कितने बाइट के बराबर होता है? 1 किलोबाइट जो है वो कितने बाइट के बराबर होता है? 1024, 1024 मेगाबाइट या बाइट, 1024 गीगाबाइट या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताओ, 1 किलोबाइट जो है केबी जो है वो किसके बराबर होता है? तो क्या होगा करेक्ट ऑप्शन? 1024 बाइट के बराबर होता है। 1024 बाइट के बराबर होता है, यानी कि यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। कौन सा? ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। ठीक है, ये तो क्लास हो गई कंप्लीट। इसकी अगर पीडीएफ भी आपको प्राप्त करनी है तो टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस क्लास अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, थैंक यू सो मच पूरी क्लास देखने के लिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।